प्रेमचंद जी की कहानियों के सिलसिले में आज एक और नई कहानी आपके लिए लेकर आ गई हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है चोरी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वो पुवाल का बिस्तर, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है। चमड़े के जूते पहनकर उस समय कितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। आम पन्ने के रस में जो मजा था वो अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहां पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 60 साल थी। हल्दर, जो कि अब नहीं रहे, मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों सुबह बासी रोटियां खाकर दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की परेड देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में पूरा दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों के समय की जितनी जानकारी हमको थी उतनी शायद टाइम टेबल को भी न थी। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहां एक कुआं खुद रहा था। वो भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्यार से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छाट रहे हैं। उन कामों में कितना मजा था। माली बच्चों को बहलाने में पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूं तो जी चाहता है कि उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूं, प्यारे तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे दिल में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते। बिना स्वार्थ के प्यार के तुम जीते जागते रूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बड़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतना दिमाग आज दौड़ता तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी सिर्फ शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। ये कहिए कि हम मौलवी साहब के काम ढूंढने वाले एजेंट थे। हमारी कोशिशों से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई तोहफा ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 गन्ने, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का गुस्सा शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल न होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मदरसे में शाम बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वो पढ़ा करती थी।
इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने को कहते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगे खास पसंद थे। कभी कभी हमारी बला पतंगों ही के सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के गुस्से को शांत कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हल्दर ने कोई सफेद सी चीज मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। चौंक कर पूछा, ये रुपया तुम्हें कहां से मिला? हल्दर ने कहा कि अम्मा ने ताक यानी कि दीवार में बनी सामान रखने की जगह पर रखा था। खाट खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई बक्सा या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था। उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हल्दर को न जाने कैसे पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी खाट खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस समय तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर खुशी और डर की जो तरंगे दिल में उठी थी वो अभी तक याद है। हमारे लिए रुपया एक अनमोल चीज थी। मौलवी साहब को हमारे यहां से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के आखिर में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है, लेकिन मार का डर खुशी में खलद डाल रहा था। रुपये बिना गिने हुए तो थे नहीं। चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी के गुस्से का भी मुझे तो नहीं पर हल्दर को सीधे अनुभव हो चुका था। ऐसे उनसे ज्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में नहीं था। चाचा जी ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब गुस्सा आ जाता तो फिर उन्हें कुछ भी न सूझता। और तो और चाची भी उनके गुस्से का सामना करते डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं सारी बातों को सोचा और आखिर यही तय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर शक होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे। कहेंगे कि हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो ये फैसला पलट जाता और वह भयानक खेल न होता जो आगे चलकर हुआ। पर उस समय हम में शांति से सोचने की काबिलियत ही न थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस समय तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबेना भी न लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे। आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मदरसे चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतनी खुशी न होती। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों ख्याली किले बनाते थे। ये मौका बड़ी किस्मत से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वो मौका मिले, इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। हालांकि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों फूल जाते। लेकिन ये ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के आंचल भर गए। जब हल्दर ने सब्जी वाले के हाथ में रुपया रखा तो उसने शक से देखकर पूछा, रुपया कहां पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? अब जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था।
मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है, घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने सब्जी वाले का शक दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाए। 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता, न कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद ये तय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं। शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। ये फैसला करके हम लोग मदरसे पहुंचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। यह कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब का चेहरा खिल गया। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर कहीं पैसे मिलते थे। अब की बार इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना और कोई अजीब बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर गर्व भरी नजरों से देखा, मानो कह रहे हो, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम है कि पहले ही दे देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। ये खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त ये लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दे। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वादा किया था कि जब तक वो न आएंगे 1 पैसा भी खर्च न करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि बदकिस्मती कुछ और ही लीला रच रही है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था। ये शक भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया कि मदरसे होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं पर हो, मगर वहां पर सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला और उसने मुझे देखते ही जोर से कह कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है, तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूसा मारा कि मियां हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहां से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वो भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेहिसाब पड़ेगी। मेरी तो सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का खून सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे।
गांव के पास पहुंचा तो गांव के टीले का सुमिरन किया, क्योंकि अपने गांव में टीले ही की इच्छा सबसे बड़ी होती है। ये सब कुछ किया, लेकिन जैसे जैसे घर पास आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। बादल घिर आते थे। मालूम होता था कि आसमान फटकर गिरना ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैरों में ताकत ही नहीं है। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ जाए, कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे दरवाजे पर इमली का एक घना पेड़ था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में खाट के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कहानी कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वो और भी पिघल जाएगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें शक नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई उम्मीद न रही। लाचार घर के अंदर गया तो अचानक मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर डर से चिल्लाने लगता है। परोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और शाम के समय शीशे की ग्लास में एक बोतल में से कुछ उंडेल उंडेल कर पीते थे। शायद ये किसी अनुभवी हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती है, ये दवा भी बुरी ही थी। पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजे ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी ये दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहां थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है, बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा। मैंने कहा, मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि पिताजी भयानक रूप लिए दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका ये हाल है तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी तरकीब काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और बेकार मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया।
लेकिन अंदर का नजारा तो इससे कहीं भयानक था। मेरा तो खून ठंडा हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे, सारा शरीर धूल से सना हुआ था और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चाची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की नजर पड़ी। बोली कि लो, वो भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने बेफिक्र होकर कहा। हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूं कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना माफ है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी न खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश की थी। नहीं तो चाची मुझसे ये क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया कि हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय सही नहीं तो माफी के लायक जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे कि किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा ने कहा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं, पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझे को उल्लू बनाने लगे। हलधर ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैंने कहा, वहीं तालाब के किनारे तो। हलधर ने कहा, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चाची ने कहा, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तो सारी दुनिया सच्ची है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा लाता, 4 जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। ये कहते हुए चाची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे बारे में प्यार भरी बुराई करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो भी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी बेगुनाही का राग खूब अलापा। मेरी सरल दिल माता मुझे सच्चाई का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक पल बाद में गुड़ चबेना लिए कमरे से बाहर निकला। हलधर भी उसी समय चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगे। मेरी कहानी सुख भरी थी, हलधर की दुख भरी, पर फल दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। तो इसी के साथ कहानी का सार यही है कि ये कहानी महज एक कहानी ना होकर लेखक की जिंदगी की किताब में यादों का एक पन्ना थी, जो उन्होंने किताब पढ़ने वालों के साथ बांटा था। जैसे कि हम अपना कोई निजी अनुभव अपने दोस्त या किसी अपने के साथ बांटते हैं।